हेलो दोस्तों। अब तक हमने देखा कि ये फैंग की वू फैंग के साथ मस्ती के बाद अब वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ हॉल में मून वाइट एल्डर बाई से ये फैंग के बारे में जानकारी मांगती है। तो एल्डर बाई जवाब देते हैं, अभी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा वैसे उसका असली चेहरा सामने आता जाएगा। उसके खजाने के पीछे का राज धीरे धीरे खोलना, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रही यंग मून वाइट को याद करके कहते हैं, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उसके पास पावर है तुम्हारे मन को डिस्टर्ब करने की। मून वाइट भी यह गुस्से में दोनों डिसाइपल को सोचकर अपना कपड़ा मुंह में कुतर कर फाड़ रही है और कहती है, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि उस हरामी को ऊपर वाले ने भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। और फिर वो लैंग वू फैंग, हाँ, दोनों एक जैसे ही है। तभी वहाँ अचानक बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है जिसे देखकर मून वाइट चौंक जाती है, लेकिन एल्डर बाय बस आराम से अपना सर पीछे करके देखते हैं क्योंकि उनके लिए ये दूसरी बार है ना, इसलिए शायद। एल्डर बाय दरवाजे की ओर देखकर कहते हैं, ये इनर डिसाइपल के रहने वाली जगह की दिशा में से आ रहा है। फिर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, क्या उसने अभी अभी स्पिरिचुअल सी के पीक लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं किया था? क्या वो फिर से ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा है? उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है जब तलवार पर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू किया था, और यह याद करके उनका एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है। ब्लैंक फेस के साथ सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फिर से एनर्जी के विस्फोट के साथ लगातार ब्रेक थ्रू हो? मून वाइट को कहते हैं, मिस, पहले इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये बच्चा ये फैंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करने वाला। मून वाइट मुँह बनाकर कहती है, ओके। वहाँ ये फैंग के कमरे में से लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी की एक नदी बहती रहती है। फिर वो एनर्जी और बढ़ती जाती है, ब्रेक थ्रू तक पहुँचती है और वहाँ उसके कमरे के बाहर भी कोई दिखाई देता है। जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करता है, यह एल्डर बाय कहते हैं, ची गैदरी रेल्म का पहला लेयर। अब ची गैदरी रेल्म के दूसरे लेयर पर मून वाइट को कुछ दिमाग में आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। एल्डर बाय कहते हैं, वो अभी से ची गैदरिंग रेल्म के तीसरे लेयर तक भी पहुंच गया। ची गैदरिंग रेल्म का चौथा लेयर, ची गैदरिंग रेल्म का पांचवा लेयर, ची गैदरिंग रेल्म का छठा लेयर, सातवां लेयर, आठवां लेयर। एक बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी की बीम पहाड़ पर पड़ती है और एल्डर बाय पूरे जोश में चिल्लाकर कहते हैं, वो ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंच गया है। बस एक और कदम और वो स्पिरिट फ्यूजन रेल्म तक पहुंच जाएगा। मून वाइट बिना ज़्यादा इमोशन दिए बस गहरी सांस छोड़कर एक्साइटेड एल्डर बाय की ओर देखती रहती है। फिर वहाँ सब शांत हो जाता है और मून वाइट थोड़ी टेंशन वाले चेहरे के साथ कहती है, ऐसा लगता है कि अब ये खत्म हो गया। एल्डर बाय जो भी 2 सेकंड के लिए शांत हुए थे, वे बहुत ज़ोर से आश्चर्य में कहते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं, मास्टर की मदद भी लिए बिना उसने स्पिरिट सी रेल्म के 9th लेयर के पीक पर से सीधा ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंच गया। उसने एक सांस में पूरे एक रेल्म का ब्रेक थ्रू कर लिया। जब शुरुआत में बिना कल्टीवेशन से स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेयर तक पहुंचा था, उससे भी कम समय में उसकी कल्टीवेशन स्पीड पूरे शियंटियन कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर है। एल्डर बाय को ऐसे देखकर मून वाइट चौंक जाती है, फिर मुंह बिगाड़कर ये फैंग का चेहरा याद करके कहती है, तभी मैं सोचूं कि वो पहले इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। लगता है उसे सच में मेरे गाइडेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है कल्टीवेशन में। तुरंत ही पूरी कांपती हुई छोटे बच्चे की तरह रोकर एल्डर बाय को कहती है, क्या आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में वो मुझसे भी आगे चला जाएगा सेक लीडर से? ये देखकर एल्डर बाय को कुछ समझ नहीं आता। फिर कहते हैं, अरे रे, लगता है मैंने अभी ये फैंग की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली। पहले मिस सिया का कल्टीवेशन टैलेंट सेक्ट में सबसे आगे था, लेकिन उनको भी स्पिरिट सी रेल्म से ची गैदरिंग रेल्म तक पहुंचने में पूरा आधा साल लग गया था। अपना सर पकड़कर सोचते हैं, चलो मिस को थोड़ा आश्वासन देते हैं पहले। और नाराज़ हुई मून वाइट को कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऊंचे रेल्म तक पहुंचते हैं
वैसे वैसे आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तुम्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन के साधन और साथ में मदद करने वाले एलिक्सर की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सभी चीज़ों की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, खास करके जैसे फ्यूज़न इस्टेब्लिशमेंट रैम तक पहुंच जाते हैं। अगर ये फैंग को मिस तक पहुंचना है तो उसे बहुत ध्यान देकर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। एल्डर बाय का चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ है और सोचते हैं, आशा करता हूँ कि ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाए ऐसे ही, वरना ये हमारी मिस के मन पर एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहाँ ये फैंग के कमरे में से सभी स्पिरिचुअल एनर्जी आना बंद हो जाती है और वहाँ वू फैंग उसके बाहर खड़ा है। उसका भी पूरा शरीर कांप रहा है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सोच रहा है, क्या ये सच में मेरे वही मार्शल ब्रदर हैं जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। ये बहुत ही भयानक है। स्पिरिचुअल सी रेल्म से सीधा ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंचना, और वो भी एक ही बार में। और यहाँ मैं अपने कल्टीवेशन लेयर के साथ खुश होकर बैठा हूँ। वहाँ मेरे मार्शल ब्रदर, क्या वो सच में इंसान है? फिर वो स्माइल देकर कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है और सीरियस मुंह करके कहता है, तभी मैं सोचूं कि मेरे दादाजी ने मुझे इस सेक्ट में रहने के लिए क्यों कहा था। मैं पक्का यहाँ रहूँगा और कड़ी मेहनत करूँगा। अगले दिन ये फैंग ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड में से उठता है, जहाँ वो अभी भी अपने सपनों में ही है, जिसमें कोई लड़की उसे बुला रही है और वो उसे रुकने के लिए कह रहा है। तभी वहाँ उसके सामने सिस्टम पैनल खुलता है। डिंग। नेम ये फैंग, उम्र 18, रेल्म ची गैदरिंग रेल्म में 9th लेयर के पीक पर, फिजिक मॉर्टल बॉडी, मार्शल स्किल कोई नहीं, डिवाइन एबिलिटी कोई नहीं, आइटम कोई नहीं, बिग स्पेंडिंग पॉइंट 310, आज की वेस्ट करने वाली आइटम 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड एलिक्सर, 9th स्ट्राइप, 9th मार्क्स, 10,000 मौजूद। नीचे फिर से वही सब डिटेल थोड़ी जूम करके दिखाती है। ये फैंग सिस्टम पैनल पढ़ने के बाद आधी नींद में सर झुकाकर कहता है, 310 पॉइंट्स। जैसे ही उसको समझ आता है, वो अपने दोनों गाल पर जोर से मारकर ब्लैंक आंखों के साथ कहता है, कितनी बर्बादी कर दी मैंने। कल जहरीले पानी से क्या मैं पागल हो गया था? मैंने कल 2000 पॉइंट्स वेस्ट कर लिए यूं ही। अब मेरे पास बहुत कम पॉइंट्स बचे हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है, लेकिन 1 मिनट। फिर वो येलो पैनल में हाथ डालकर कुछ पील जैसा बाहर निकालता है। उसे नज़दीक से देखकर पूछता है, ये 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाइल पील आखिरकार है क्या एग्जैक्टली? और नोट में मौजूद 9 स्ट्रैप का मतलब क्या है? 9 स्ट्रैप ड्रैगन शीजिंग अपने बेड से नीचे कूदकर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जाकर ब्रदर लैंग वूफेंग को ढूंढना चाहिए। किसी को परेशान करने जा रहा हो ऐसे चलता है। और कहता है, चलो जल्दी से इन सारी पिल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर कोई रेयर स्पिरिचुअल हर्ब खरीदूंगा उनसे। और इमेजिन करता है कैसे वो वूफेंग को जाकर कहेगा कि ब्रदर ज़रा देखना, तुम्हें क्या लगता है इन पिल्स की पावर चली गई है? और सामने वूफेंग इन पिल्स को देखने के बाद चक्कर खा के कहेगा कि मुझे इस प्रकार की चीज़ें वापस कभी मत दिखाना। ये सब सोचकर कहता है, ब्रदर लैंग वूफेंग के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। तभी वूफेंग अभी तलवार पर बैठकर कहीं जा रहा है और अचानक उसे छींक आती है, जिससे पास में से उड़ने वाला पक्षी भी चौंक जाता है। और वो कहता है, मुझे मेरे सेक्ट में पहले दिन ही जुकाम कैसे हो गया। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका सीनियर ब्रदर उसके साथ तूफान करने के लिए उसे याद कर रहा है। खैर, अपने आगे के प्लान के लिए वो फिर से अपने जूनियर ब्रदर वूफेंग को ढूंढ रहा है। वो जैसे एक कीड़ा या कोई पक्षी हो, उस तरह उसे झाड़ियों में, पेड़ के ऊपर, घर के कोनों में, घर के ऊपर, यहाँ तक कि मटके के अंदर भी, इन सब जगहों पर जा जाकर पुकार रहा है। सोचता है, हाँ वो कहाँ है? अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कल जूनियर ब्रदर वूफेंग को बहुत ज्यादा झटका लगा हो और वो यहाँ से भाग गया हो? लेकिन तभी एल्डर बाय पीछे से आते हैं और ये फेंग को पुकार कर पूछते हैं, क्या तुम लैंग वूफेंग को ढूंढ रहे हो? तो वो पीछे मुड़कर सामने पूछता है, एल्डर बाय क्या आपने लैंग वूफेंग को देखा है? एल्डर बाय जवाब देते हैं कि जब पता चला
कि लैंग वुफेंग एक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट है, तो सैक लीडर सुबह सुबह उसे लेकर पास के शहर में गई है कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने के लिए। फिर वो तलवार बुला के ये फेंग की ओर हाथ करते हैं और कहते हैं, चलो चले, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये फेंग झाड़ियों में से बाहर आकर अपने सर में से पत्तियों को साफ करते हुए आंखें बंद करके बड़ी स्माइल देता है और कहता है, तो फिर मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ेगी एल्डर बाय। फिर से वही पक्षियों की चर्प चर्प की आवाज आती है और ये फेंग के सर पर घोंसला है जिसमें 2 बच्चे मौजूद हैं। ये फेंग को बैठे बैठे बोरियत होती है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि टाउन इतना दूर होगा। ये दरअसल 5 घंटों की उड़ान जितना दूर है। क्या मुझे एल्डर बाय से उन हर्ब के दूसरे उपयोग के बारे में पूछना चाहिए? ये फेंग फिर अपने सर से घोंसला फेंक देता है और एल्डर बाय को पूछता है, एल्डर बाय, क्या आपने बैम्बू स्पिरिट ग्रास, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में सुना है? तो एल्डर बाय सामने पूछते हैं कि क्या तुमने लैंग वुफेंग से इन सब के बारे में सुना? आगे कहते हैं, इन 3rd ग्रेड स्पिरिट हर्ब में ये 3 सबसे ज्यादा दुर्लभ है अल्केमिस्ट के लिए। बिना किसी शंका के ये सब बहुत कीमती हर्ब है। मुझे ज्यादा और कुछ पता नहीं है, तो तुम्हारा लैंग वुफेंग से पूछना ही अच्छा रहेगा। ये फेंग थोड़ी अनजान बनने वाली स्माइल देकर कहता है, तो वो सच में इतने ज्यादा कीमती थे? तभी जूनियर ब्रदर वू फेंग ने कहा था कि मैं कीमती संसाधनों का वेस्ट कर रहा हूँ जब मैंने उनका उपयोग पैर भिगोने के लिए किया था। ये सुनते ही ब्राइट सनलाइट के नीचे एल्डर बाय जोर से अपनी तलवार गाड़ी को ब्रेक मारते हैं और पीछे सर करके पूछते हैं, हाँ, तुमने इन रेयर हर्ब का इस्तेमाल अपने पैरों को भिगाने के लिए किया? ये फेंग शरारत से भरी स्माइल देकर हाथ से पिंच का इशारा करके कहता है, एल्डर बाय, आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि पर्पल थंडर फ्रूट और बैम्बू स्पिरिट ग्रास को मिलाने से बहुत जहरीला बन जाता है। अगली बार मैं आपके लिए भी थोड़ा सा लाऊंगा। एल्डर बाय के मन में सवाल उठता है, लाएगा? फिर वो स्माइल देकर कहते हैं, ये फेंग, अगर फ्यूचर में तुम्हें फिर से ये हर्ब मिले तो कुछ मेरे लिए बचाना मत भूलना। 5 घंटों बाद वे लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और एल्डर बाय ये फेंग को कहते हैं, क्यों न तुम अभी अपने आप से टाउन में घूमो, मुझे कुछ काम खत्म करने की जरूरत है। मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। याद रखना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। फिर वो जाने के लिए एक पैर ऊंचा करके तैयार रहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊंगा बाद में। याद रखना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। एल्डर बाय वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी चिल्लाते रहते हैं, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। थोड़ी देर में एल्डर बाय वहां से गायब हो जाते हैं। ये फेंग वहां अकेला खड़ा रह जाता है। वहां पर आसपास थोड़ी सी धूल उड़ रही है, हवाएं चल रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये अभी क्या था। यह एल्डर बाय के नाक में से खून और मुंह में से पानी निकल रहा है, ये सोचकर कि अब वो अपने भाई को ढूंढ सकते हैं कुछ फ्लावर वाइन के लिए। तो ये फेंग टाउन में घूमना शुरू करता है। गेट पे बोर्ड को देखकर सोचता है, ये शीहाई पवेलियन क्या है? फिर आगे जाकर एक दुकान में देखकर सोचता है, किंगशन लोहार की दुकान, हथियार बनाने की जगह होनी चाहिए। आगे एक इमारत के बाहर कुछ औरतें खड़ी देखकर सोचता है, वैंगचुन टाउन के बाहर बहुत सारी औरतें खड़ी है, ये एक अच्छी मनोरंजन की जगह होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे औरतें फ्लाइंग किस देकर उसे अंदर आने के लिए कहती है तो वो समझ जाता है और कड़क शरीर के साथ मुंह छुपाता रोबोट की तरह वहां से पीछे मुड़कर चलने लगता है। वहां से निकलकर आगे एक दरवाजे पर जाकर रुकता है और कहता है, TNU नीलामी घर? और सिस्टम को कहता है, सिस्टम, तुम कहते हो कि मैं एक बिग स्पेंडर हूँ, लेकिन सेट के लोग आसपास मौजूद ना हो मुझे बचाने के लिए, तब अगर कोई डेंजर आए तो मैं क्या करूँ? मुझे डर है कि मेरा तो अंत ही हो जाएगा। तो सिस्टम का मैसेज आता है, डिंग। सिस्टम देवी रक्षकों की फौज भी सप्लाई करती है। अगर होस्ट के जीवन पर खतरा हो ऐसी परिस्थिति आने पर डिवाइन गार्डियन प्रकट होंगे होस्ट की मुश्किल को खुद से हल करने के लिए। ये फेंग पोस्ट दे रहे बॉडी बिल्डर के बारे में सोचकर आश्चर्य में खुले मुंह के साथ कहता है, वो। सिस्टम अपनी बात क्लियर करता है, कहता है, लेकिन वो सिर्फ होस्ट की जान को खतरा हो ऐसी तकलीफ को ही सॉल्व करेंगे। फिर भी ये फेंग कहता है, अच्छा है। ये फेंग TNU ऑक्शन हाउस में जाता है और कहता है, मैं जूनियर ब्रदर वू फेंग को पूछने तक राह नहीं देख सकता। ऑक्शन हाउस में चीजों की परख करने वाला कोई होना ही चाहिए।
जो अल्केमी जानता हो। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे देखकर रिसेप्शन पर खड़ा आदमी पूछता है, यंग मास्टर, क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये फेंग दोनों हाथ उठाकर कहता है, मेरे पास कुछ पिल्स है बेचने के लिए, क्या उनको इस सम्माननीय ऑक्शन हाउस में नीलाम कर सकते हैं? तो वो आदमी आगे की ओर हाथ करके कहता है, यंग मास्टर, हमारे ऑक्शन हाउस में एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, सिर्फ पिल्स का मूल्यांकन करने के लिए। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वहाँ शूश शूश के आवाज के साथ कमरे में धुआं फैला हुआ है। एक सुंदर रिंग लगाई टोबैको पाइप में से आ रही है, जो एक सफेद बालों वाले अंकल के हाथ में है, जिनका नाम काओ अंशिन है। ये फेंग आकर पील सामने पड़े टेबल पर फेंकता है और कहता है, वो ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। वो आदमी बिना उस पील को हाथ में लिए बस देखकर मुंह फेर देता है और कहता है, ये तो बस एक सामान्य 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। लेकिन तभी उसके दिमाग में से कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है, जिसे देखकर उसके मन में सवाल उठता है और कहता है, तुरंत ही एक्साइटमेंट में अपनी पाइप पीछे दूर फेंक कर पील के बहुत नजदीक आके कहता है, 9 स्ट्राइप्ड, ये असल में एक 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। ये फेंग अपनी चीन पर हाथ रखकर सोचते हुए सवाल करता है, क्या ये पील बहुत ताकतवर है? ये फेंग उस आदमी को देखकर कंफ्यूजन में खड़ा रहता है और वो आदमी पूरा कांपता हुआ कहता है, बहुत पावरफुल क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है बारीकियों का। कोई भी छोटी सी गलती और पील इनकम्प्लीट बनेगा। हालांकि ये 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है, तो कल्टीवेटर इसे स्पिरिट फ्यूजन रेल्म, ची गैदरिंग रेल्म और स्पिरिचुअल सी रेल्म में ही ले सकते हैं। लेकिन 9 स्ट्राइप के साथ पील की असर मैक्सिमम हो जाती है। मैंने ज्यादा से ज्यादा 1st ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील, वो भी 8 स्ट्राइप की ही देखी है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये फेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए ये सब सुनकर उसका मुंह बिगड़ जाता है और पूछता है, 8 स्ट्राइप और 9 स्ट्राइप क्या है, उनका मतलब क्या है? तो वो खुशी खुशी समझाते हैं, यंग मास्टर, एक कंप्लीट पील 10 स्ट्राइप पील होती है। हर एक स्ट्राइप उस पील की 10वें भाग की ताकत होती है पूरे पील में से। 2 स्ट्राइप यानी 20% और ऐसे ही बाकी सब। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने 10 स्ट्राइप की पील बनाई हो, सबसे कम 1st ग्रेड पील में भी नहीं। ये सब सुनकर ये फेंग पूरा गुस्से में कांप रहा है और उसके ख्यालों में यही सब चल रहा है कि ये आदमी चुप नहीं होगा। ये आदमी सीरियसली। वो आगे कहता है, अगर 1 स्ट्राइप भी है तो भी उसकी ताकत सीधा कच्ची स्पिरिचुअल हर्ब खाने से कई गुना ज्यादा ही होगी। एक अल्केमिस्ट के लिए स्ट्राइप बना पाना एक इम्पोर्टेंट निशानी है। वो आदमी अपना ग्रैंड पोस्ट देता है, जो ये फेंग की नजरों में मधुमक्खी की तरह दिख रहा है। तो जैसे वो मक्खी भिन भिना कर परेशान कर रही हो और वो उसे मारकर शांत करना चाहता हो, ऐसे हाथ टेबल पर मारता है और आग जैसे ऑरा के साथ गुस्से में पूछता है, तो फिर ये पिल कितने की बिकेगी? और तो वो आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, आमतौर पर तो एक 3rd ग्रेड पिल कई 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का बिकता है, लेकिन ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल न सिर्फ शरीर की सारी गंदगी निकाल देता है, लेकिन ऊपर से 9 स्ट्राइप भी है। इतना कहकर उस पिल को एक कपड़े से उठाता है और स्टाइल में आगे करके कहता है, इसकी असली प्राइस तो कहना मुश्किल है, हम सच में तभी जान पाएंगे जब नीलामी में रखी जाएगी। ये फेंग का कछुआ दिमाग पहले कही गई बात को अब जाके समझता है और आश्चर्य से कहता है, ये सामान्य पिल कई 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की है। ये भूल गया लगता है कि इसने सिर्फ सेक्ट में डायरेक्ट डिसाइबल के तौर पर ज्वाइन होने और एल्डर बाय को काम पर लगाने में ही पूरे 6 लाख और वो भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इस्तेमाल कर लिए थे। लेकिन यह इस बात को सुनकर उस आदमी का शरीर पूरा अकड़ जाता है और पूछता है, सामान्य पिल? और उसे ऐसा लगता है जैसे वो भिखारी की तरफ बर्तन लेके घुटनों पे बैठा था और ये फेंग ने रास्ते से जाते एक सिक्के की तरह पिल उसके बर्तन में डाल दी हो। ये फेंग के पेट में से गरगल की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर पूछता है, नीलामी कब रखी गई है? तो आदमी जवाब देता है, यंग मास्टर, आज आपका लकी दिन है, आज दोपहर एक ऑक्शन यानी नीलामी रखी गई है। तो ये फेंग जाने लगता है और अपनी बीच वाली उंगली से एक और पिल फेंक कर कहता है, ठीक है, मेरे पास एक और है,
तुम नीलामी घर के मैनेजर से बात कर लो और इन दोनों पिल को दोपहर वाली नीलामी में शामिल करवा लो। जब तुम उन्हें बेच दो तो मैं आकर अपने स्पिरिट स्टोन्स ले जाऊंगा। इतना कहकर वो हाथ दिखाता चला जाता है, जिसे देखकर वो आदमी पूरा गुस्से से कांपता हुआ कहता है, ये हरामी बहुत घमंडी है। लेकिन जाहिर सी बात है, वो बाहर तो ऐसे कह नहीं सकता, मन में ही सोच रहा है ये सब। वहाँ ये फैंग खुद से सोचता हुआ कहता है, ये सामान्य पिल अनएक्सपेक्टेडली कितनी महंगी निकली। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बड़े पागल इन 2 पिल के लिए बोलियां लगाएंगे। और ऐसे वो खुसुर फुसुर अपने आप से सोचता रहता है, जिसे देखकर 6th ग्रेड का पिल रिफाइनर और एक हाई लेवल एमेथिस्ट पैलेस रेल्म का कल्टीवेटर चक्कर खा रहा है और एक ही बात सोच रहा है, बड़े पागल। ये फैंग बाहर आकर स्टाइल में पिल को उछालकर खाते खाते जंगल जैसे किसी रास्ते से जा रहा है और सोचता है, ये चीज एक नाश्ते के रूप में बुरी नहीं है, स्वाद भी काफी अच्छा ही है। वो इसी तरह से चलता चलता नाश्ता करता जा रहा है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है, तो वो पीछे मुड़कर उस ओर देखता है। पेड़ के पास जाके देखता है तो वहाँ एक छोटा सा येलो कलर का पपी थोड़ी सी बुरी हालत में पड़ा पड़ा रो रहा है, जो ये फैंग की नजर में एक बहुत चमकीला और प्यारा पपी जैसा दिखाई दे रहा है। जिसे कुछ कहते हुए वो अपने कपड़ों में हाथ डालता है, जो पपी को कुछ समझ नहीं आता। फिर ये फैंग नीचे बैठकर हाथ में एक बड़ा सा ब्रेड दिखाकर कहता है, डॉगी, मैंने अभी कुछ कैलकुलेशन की और मुझे मिला कि तुम्हारा और मेरा मिलना लिखा हुआ था। आज से तुम मुझे फॉलो करोगे। कुत्ता ब्रेड देखकर पूछ हिलाता है और जैसे ही ये फैंग ब्रेड को आगे करता है, पपी उसे खाने लगता है। ये फैंग कहता है, खाओ खाओ और खाओ। सोचता है, तुम इतने भूखे हो, तुम डेफिनेटली बहुत खाने वाले हो बाद में। इस बार मैं सारी 10,000 क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स इस्तेमाल कर लेने वाला हूँ। अगर सेट में मौजूद हम चारों भी खाने बैठते तो हमारे गाल तक भर आते। अगली बार मुझे लूट में पिल मिलेगी तो मैं उन्हें येलो डॉगी को खाने दे दूंगा। ये सोचकर वो बहुत बुरी वाली स्माइल देता है आंखें छोटी करके। आगे कहता है, वैसे अगर इस दुनिया के लोगों को भविष्य में पता चलेगा कि वे कुत्ते से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं तो क्या उनको झटका लगेगा? ऐसा सोचते हुए उसके दिमाग में पपी एक गॉगल लगाए हुए स्वैग से वूफ करता है और यहाँ बाहर ये फैंग अपनी सोच की वजह से स्थिर है और पपी उसके हाथ में खुशी खुशी खेल रहा है। फिर ये फैंग पपी को दोनों हाथ से पकड़कर बहुत डरावनी स्माइल देके कहता है, यहाँ आओ, चलो चलते हैं, पहले नहा लो, फिर तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर सकते हो। और पपी के दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठता है। कुछ मिनटों बाद XX रेस्टोरेंट के बाहर ये फैंग पपी को हाथ में लिए खड़ा है और रेस्टोरेंट की ओर देखकर कहता है, हम पहुंच गए। फिर चमचमाती चमकती साफ सफाई की हुई सीढ़ियों पर ये फैंग पैर रखता है और उसके हाथ में एक गंदा और बिगड़ा हुआ पपी अपनी जुबान निकाले हुए है। उन्हें देखकर सीढ़ियों के ऊपर खड़ा एक आदमी, जिसके कंधे पर साफ सफाई करने का कपड़ा है, वो कहता है, यंग मास्टर, आप अपने डॉग को रेस्टोरेंट में नहीं ला सकते। तो ये फैंग हंसकर पूछता है, कितने स्पिरिट स्टोन्स? एक टॉप टियर गेस्ट रूम के लिए कितना होगा? मैं अपने डॉग को नहलाना चाहता हूँ। तो वो सफाई कर्मी कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ कितने भी रुपए उसे अंदर नहीं ले जा सकते। ये सुनकर ये फैंग बिल्कुल एक ब्लैंक फेस के साथ कहता है, अगले ही पल किसी पानी में रबर के डक और मछली तैर रहे हैं और उसी पानी में अपना डॉगी खुशी खुशी नहा रहा है। पीछे से वही आदमी एक बाल्टी में पानी भर के ला रहा है स्माइल के साथ और कहता है, यंग मास्टर, अगर पानी सही से गर्म नहीं है तो मैं जाकर एक और बाल्टी गर्म करके ला सकता हूँ। ये फैंग डल फेस के साथ कहता है, चल भाग। तो वो सामने कहता है, ठीक है, और तुरंत ही वहां से चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आती है। यह पपी मजे से डकी के साथ खेल रहा है और ये फैंग के आगे नोटिफिकेशन आती है, कहती है, फिर से बता दूं कि ये खर्चा एक्स्ट्रा वीकेंड में नहीं गिना जाएगा। ये फैंग मिक्स्ड इमोशन के साथ कहता है, कीमत से 10 गुना ज्यादा देना बिग स्पेंडिंग में नहीं गिना जाएगा। फिर मुंह बिगाड़ कर पपी को कहता है, तुम क्या देख रहे हो, जल्दी करो और साफ हो जाओ। तुम्हें नहाने के बाद मेरे लिए काम करना शुरू करना है। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो अभी मुझे और 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स मिल गए होते। डॉगी को अभी भी ये फैंग की बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। वो डॉगी को पकड़ के पानी से बाहर निकालता है और कहता है, ये डॉगी बहुत बेवकूफ़ है, मुझे अगर मौका मिले तो इसका दिमाग बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी भी डॉगी को तो रेड क्वेश्चन मार्क ही
यहाँ होटल के अंदर नहाने के बाद पपी अब बिना रुके ये फेंग की पिल्स खाए जा रहा है मजे से और पुछ पटपटाए जा रहा है। ये फेंग आराम से कुर्सी पर बैठा स्मर्क करते हुए कहता है, ना समझ डॉगी आखिरकार ना समझ ही होता है। वो चेक करने की भी परवाह नहीं करता कि इसमें कहीं जहर तो नहीं, और फिर से वही बुरी वाली स्माइल देकर सोचता है, आज के बाद तुम मेरे मेहनती नौकर बनोगे। ऐसे डॉगी की मस्कुलर बॉडी वाली टोपी पहने हाथ में तो बैग के साथ मजदूरी करती तस्वीर इमेजिन करता है। फिर वहां से खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, वहाँ कुछ मजेदार हो करने के लिए। डॉगी बिना रुके बस खाना चालू रखता है। ये फेंग कमरे से बाहर चला जाता है और पीछे दरवाजा बंद कर देता है। डॉगी अभी भी किसी चीज पे ध्यान नहीं देता खाने के अलावा। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और खाना खाते खाते अपना सिर उठाता है, जिसमें दिखता है कि जैसे उसके दिमाग का विकास हो रहा हो। एक येलो एनर्जी उसके अंदर से बाहर आती है और वो खड़ा होकर स्टाइल में आऊ करके चिल्लाता है। 1 घंटे बाद ये फेंग वापस आकर डॉगी को उठा रहा है। कह रहा है, हे डॉगी, जल्दी करो और खाना चालू रखो। सिर्फ कुछ 2000 जैसे पिल्स खाकर तुम तो आलस करने लगे। डॉगी ये फेंग की आवाज सुनकर धीरे से आंख खोलकर क्वेश्चन मार्क के साथ वूफ करता है और आंखें खोलते ही तुरंत एक बड़ी उबासी लेता है। तो उसे देखकर ये फेंग को भी नींद आने लगती है और कहता है, अगर तुम अभी खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे भी आलस आ रही है बाहर घूमने में, चलो साथ में सो जाते हैं। और फिर वो डॉगी को लेकर बिस्तर पर सोने चला जाता है। जाते जाते कहता है, बड़ा खर्चा करने वाला होना भी बहुत थका देने वाला काम है। वह सोते वक्त डॉगी के शरीर में से एक लाइट आती है और ये फेंग को नहीं पता कि उसके पास मौजूद डॉगी इतनी सारी क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खा के एक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया है। उसके अंदर एक ब्लू कलर का कुछ दिखता है जिसमें से एनर्जी लगातार निकलती जा रही है। यहाँ टाउन में एक बिल्डिंग के अंदर एल्डर बाय किसी के साथ बैठे हैं और हाथ उठाकर कहते हैं, एल्डर शिया, आखिरकार अब जाके मुझे यहाँ आने का मौका मिला और तुम सुबह से गायब थे। तो एल्डर शिया सामने कहते हैं, क्या तुम हर बार यहाँ मुझसे खाने का खर्चा करवाने नहीं आते? और फिर एक आंख बंद करके हाथ चिन पर रखते हैं और मिस्टीरियसली कहते हैं, एल्डर बाय, पर्पल फिनिक्स नीलामी घर के एक ब्रांच में मुझे 2 स्पेशल पिल्स मिली, 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स। तुम जानते हो उसमें कितनी स्ट्राइप है? एल्डर बाय अपना कप उठाने जाते हैं और आराम से कैलकुलेट करते हुए कहते हैं, क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स, अगर ये तुम्हें पूरी सुबह बिजी रख सकता है तो इसमें 7 स्ट्राइप से ज्यादा होने चाहिए। क्या वे उन बूढ़ों के द्वारा रिफाइन की गई है? एल्डर शिया एक्साइटेड होकर कहते हैं, 9 स्ट्राइप और ऊपर से 2 है ऐसी। मुझे नहीं पता किसने रिफाइन की है, लेकिन एक यंग लड़का लेकर आया था उसे ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए। मैंने खुद से उन्हें चेक किया है। वे 2 क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स परफेक्ट कही जा सकती है। पूरे 10 स्ट्राइप की आइडियल पिल के नजदीक है वो। ये सुनकर एल्डर बाय थोड़े लड़खड़ा जाते हैं और कहते हैं, हाँ, और क्यूरियस होकर पूछते हैं, एल्डर शिया, क्या आप उस यंग मैन का नाम जानते हैं? एल्डर शिया दोनों हाथ दिखाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता। और ऊपर से ना सिर्फ उस यंग मैन ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ऑक्शन हाउस की डिपॉजिट भी नहीं भरी। वो उसे पिल चेक करने वाले के पास छोड़कर चला गया और सिर्फ इतना कहा कि वो नीलामी के बाद आकर मिलेगा। ये सुनकर एल्डर बाय का दिमाग बफरिंग हो रहा है। बहुत जोर लगाने की वजह से उनका चेहरा थोड़ा नीला दिखाई देता है और एक धुंधली तस्वीर उनके दिमाग में आती है। फिर एल्डर शिया नजदीक आकर जैसे सीक्रेट कह रहे हो ऐसे धीरे से कहते हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके मुताबिक इस यंग मैन को इन दोनों पिल्स की कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा होने की पूरी संभावना है कि वो किसी हिडन सेक्ट या किसी पवित्र जगह से है। ये सुनते ही एल्डर बाय के दिमाग की बफरिंग खत्म हो जाती है और उनका फेस पूरा डार्क हो जाता है। इस बार जब ये फेंग की तस्वीर
उनके दिमाग में क्लियर हो जाती है। फिर तुरंत खड़े होकर कहते हैं, एल्डर शिया मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलने ले चलता हूँ। तो एल्डर शिया क्वेश्चन मार्क के साथ पूछते हैं, कौन है वो? एल्डर बाय बाहर निकलते हुए कहते हैं, मेरी यंग मिस ने नया सेक नहीं खोला, मैं जिससे मिलने की बात कर रहा हूँ वो उनका डायरेक्ट डिसाइपल है। तो एल्डर शिया खड़े होकर पूछते हैं, एक डायरेक्ट डिसाइपल, उसमें देखने जैसा क्या है? एल्डर बाय टेंशन वाले चेहरे के साथ एक गहरी सांस छोड़कर कहते, तुम नहीं समझोगे। इसी समय वहाँ टीएनई ऑक्शन हाउस में नीलामी शुरू होने का समय नजदीक आता जा रहा है। वहाँ पिल्स के बारे में जानकर सभी बातें करने लगते हैं और वहाँ मून वाइट भी मौजूद है। कहती है, तुम दोनों बहुत लकी हो। और फिर पीछे मुड़कर वू फेंग को कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए स्पिरिट हर्ब ढूंढते समय कभी नहीं देखी गई ऐसी 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स मिल जाएगी मुझे। फिर कुछ सोचकर खुद से मन में थोड़ा सा स्माइल करती है और स्टाइल मार के कहती है, ये 2 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स तुम दोनों के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आज कितनी भी कीमत हो, मैं तुम्हारे सेक लीडर के तौर पर तुम्हें ये पिल्स पाने में मदद करूंगी। वो फेंग खुश होकर प्रशंसा करते हुए कहता है, थैंक यू मास्टर। और वो अपने मन में सोचती है कि कैसे वो कुर्सी पर बैठी ये फेंग को पूछ रही होगी कि तुम्हारी मास्टर तुम्हारे साथ जो बर्ताव करती है उसके बारे में क्या कहना है अब तुम्हारा। और सामने ये फेंग खुशी खुशी उसके दोनों पैर पकड़कर कह रहा होगा कि मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सोचकर मून वाइट के चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी दिखती है और मन ही मन में ये फेंग को कहती है, मेरी जितनी चाहो उतनी तारीफ कर सकते हो मेरे डायरेक्ट डिसाइपल। अब आगे क्या होगा वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। और जब एल्डर बाय को पता चलता है तो वे एल्डर शिया को लेकर उससे मिलने चले आते हैं। एक बिल्डिंग के आगे आके कहते हैं, यही है वो जगह, और दरवाजे को खटखटाते हैं। तो एल्डर शिया कहते हैं, दरवाजा बंद लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सो रहा है? तो एल्डर बाय गुस्सा होकर दांत कसते हुए कहते हैं, एक क्वालिफाइड कल्टीवेटर को अमूल्य टाइम सोने में नहीं बिगाड़ना चाहिए। और फिर खतरनाक रेड आई के साथ ये फेंग के कमरे के दरवाजे को एक फुटबॉल की तरह किक मार कर तोड़ देते हैं और कहते हैं, खड़ा हो जा ये फेंग। एल्डर बाय स्टाइल में किक मारने के बाद वापस अपना पैर नीचे लाते हैं और उनको देखकर एल्डर शिया थोड़े चौंक जाते हैं। वहाँ डॉगी के बर्तन में कई सारी पिल्स पड़ी हुई है। ये फेंग अपने बिस्तर पर सो रहा है और येलो डॉगी सोते सोते नीचे गिर गया है। उसके आसपास भी कई सारी पिल्स बिखरी पड़ी है। ये फेंग की नींद थोड़ी सी खुलती है और वो धीरे से बैठता है और ब्लैंक खड़े एल्डर बाय और एल्डर शिया को देखकर पूछता है, हाँ एल्डर बाय, आप यहाँ पर क्यों है? आपका काम खत्म हो गया? नीचे पिल्स के बीच पड़ी स्माइल के साथ हफ हफ करके सो रहे डॉगी को देखकर कुछ सोचता है। फिर गुस्से से लाल आंखों के साथ नीचे उंगली करते हुए चिल्लाकर कहता है, स्टूपिड डॉग, तू हमेशा सोता रहता है, तूने ये पिल्स खाने का काम अभी तक खत्म नहीं किया। तो डॉगी खड़ा होकर बहुत ही खराब मुंह के साथ अपने पास पड़े पिल्स को लात मार देता है। ये देखकर एल्डर शिया का सिर थोड़ा सा काला पड़ जाता है और कहते हैं, मुझे लगता है मैंने बस अभी कुछ देखा। एल्डर बाय पूरे ब्लैंक फेस के साथ कहते हैं, वे 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स है। मैं तो उन्हें एक पारिवारिक धरोहर के जैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहता था, लेकिन एक कुत्ता भी उसे नकार रहा है। यह एल्डर शिया के दिमाग में डॉगी उन पर हंस रहा है और सर पकड़कर सोचते हैं, मैं एक 9th रैंक अल्केमिस्ट जो टीएनई ऑक्शन हाउस का एक छुपा हुआ बॉस है, मैं असल में एक कुत्ते से भी नीचा हूँ। तो एल्डर बाय पास आकर धीरे से कहते हैं, एल्डर शिया, ये कोई आम गली का कुत्ता नहीं है। क्या आपने नोटिस नहीं किया जो स्वर्ग और धरती की कुदरती स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में से बह रही है? हालांकि ये बहुत ज्यादा ही रेयर है,
लेकिन इसी गति के साथ सिर्फ 1 साल से भी कम समय में ये येलो डॉगी शायद डेमोनिक बीस्ट भी बन जाए। ये सुनकर येलो एनर्जी के साथ चमक रहे डॉगी को ध्यान से देखकर एल्डर शिया कहते हैं, हाँ सच में इसके शरीर में कोई डीमन की ब्लड लाइन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, सामान्य जंगली बीस्ट में से एक डीमोनिक बीस्ट में। फिर येलो डॉगी को हाथ में उठाकर कहते हैं, इस डॉगी का शरीर पूरा प्योर है। डॉगी उनको रेड क्वेश्चन मार्क के साथ देखता रहता है। फिर एल्डर शिया ये फेंग की ओर देखकर पूछते हैं, तुमने कितनी 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स इस डॉगी को खिलाई? तो ये फेंग अपनी ओर उंगली करते हुए पूछता है, मैंने? फिर उंगली पर गिनते हुए कहता है, कितनी ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से बस कुछ 2000 से ज्यादा। ये सुनते ही एल्डर शिया के मुंह में से खून की पिचकारी निकल आती है और उनके हाथ में से डॉगी छूट जाता है, जो बेचारा अपने पिछवाड़े के बल नीचे गिरता है। ये फेंग बस ब्लैंक होकर देखता रहता है। फिर एल्डर शिया गुस्से में लाल आंखों के साथ जाके एल्डर बाय का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस 2000 से कुछ ज्यादा, बस 2000 से कुछ ज्यादा, बस 2000 से ज्यादा। भाई टियन होंग, क्या तुम्हारे स्टार स्पिरिट सेक्ट का ग्रेट डिसाइपल यही है? इतनी कीमती 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स कुत्ते को खिला रहा है, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं? अच्छा, तो अपने प्यारे एल्डर बाय का पूरा नाम बाय टियन होंग है, सही है। एल्डर बाय सामने सवाल करते हैं और कहते हैं, परवाह? मैं कैसे परवाह कर सकता हूँ? ये बच्चा इतना अमीर और ताकतवर है कि मुझे भी इसके लिए काम करना पड़ता है। तुम मुझसे ये आशा कैसे रख सकते हो कि मैं परवाह करूंगा? एल्डर शिया अभी भी थोड़ा गुस्से से कहते हैं, बाय टियन होंग, क्या तुम स्टार स्पिरिट सेक्ट के 8 एल्डर में से एक नहीं हो? एक तीसरे लेयर के ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म के एक्सपर्ट। तुम शायद 4थे लेयर में भी ब्रेक थ्रू कर लो कभी भी, और अभी भी तुम यही कह रहे हो कि तुम अपने ही सेक्ट के डिसाइपल के लिए काम करते हो? एल्डर बाय कहते हैं, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा दिया था। ये सब सुनकर एल्डर शिया को समझ नहीं आ रहा कि सामने कहे क्या, और ये फेंग डॉगी के साथ बस दूर खड़ा रहता है। फिर ये फेंग आंखें बंद करके हाथ मसलते हुए कहता है, एल्डर बाय, मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे एक मदद कर सकते हैं, वही रोज की तरह 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से? और सोचता है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, डॉगी अब नखरे करने लगा है, मुझे अब जल्दी करनी होगी। बाकी की 7,000 से ऊपर जो कुछ पिल्स बची है उसे इस्तेमाल कर लेना होगा, और इसके लिए मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। तो एल्डर बाय जबरदस्ती अपने आप को शांत दिखाकर कहते हैं, ये फेंग, क्या तुम कहीं मुझे ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाने के लिए मदद मांगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या ऐसा ही है? तुम्हारे पास कितनी बाकी बची है? तो ये फेंग सामने पिल्स उछालते हुए कहता है, एल्डर बाय, वो अभी भी 7,000 जैसी बाकी बची है, वे आज रात से पहले खत्म कर देनी होगी। आपको कोई दांत की प्रॉब्लम नहीं है ना? एल्डर बाय पोस्ट देकर कहते हैं, मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे दांत बिल्कुल सही सलामत है। तो एल्डर शिया पीछे से मुंह बिगाड़ कर कहते हैं, तुम इतनी आसानी से मान गए? और क्या तुमने अभी नकली जड़बा नहीं पहना हुआ है? एल्डर बाय बातों पे ध्यान नहीं देते और आंखें बंद करके टेबल पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये फेंग एक बड़ा मटका भरी 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाली करता है टेबल पर, तो एल्डर शिया बहुत चौंक जाते हैं। उसमें से कुछ पिल्स नीचे भी गिरने लगती है। ये फेंग फिर खुशी खुशी एल्डर बाय की ओर देखकर कहता है, एल्डर बाय, चलो खाना शुरू करो। एल्डर बाय को भी थोड़ी सी टेंशन तो होती है और गला भी भर आता है, लेकिन चमकते हुए आंखों से देखते रहते हैं। और फिर तुरंत ही छोटा भीम की तरह लड्डू पर दोनों हाथों से एक साथ खाने के लिए टूट पड़ते हैं, जिससे उनका मुंह भी भर जाता है और थोड़ी सांस भी रुक जाती है। ये फेंग डॉगी को नीचे की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, डॉगी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और जमीन पर पड़ी बाकी की क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाना शुरू करो, वरना मैं तुझे उबाल दूंगा। ये सुनकर डॉगी भी डर के मारे चौंक जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता। तो ये फेंग उसे हाथ में उठाकर कहता है, खा ले। और सामने वो डॉगी वुफ करता है। पास एल्डर बाय बिना रुके खाए जा रहे हैं और कहते हैं, अच्छा है, स्वाद अच्छा है। ये सब देखकर एल्डर शिया को कुछ समझ नहीं आता
और पूरे कंफ्यूजिया गए लुक में टेंशन से पसीना पसीना होकर बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहते हैं और कहते हैं वे पागल हो गए हैं, वे सभी पागल हो गए हैं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।